Hello everyone, welcome to the channel. If you're a sociology learner, then now you have come at the right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy way. Let's get started. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MA सेकेंड सेमेस्टर सोशोलॉजी का कानपुर यूनिवर्सिटी का रूरल सोशोलॉजी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इलेक्टिव होता है। कहीं कहीं पे रूरल सोशोलॉजी की जगह अर्बन सोशोलॉजी और साइकोलॉजी ऐसे पेपर भी पढ़ा रहे हैं। ये रूरल सोशोलॉजी का पेपर है। ये अभी माइनर स्टूडेंट्स को भी पढ़ना होता है, जो कि अलग स्ट्रीम से है अकॉर्डिंग टू NEP। माइनर स्टूडेंट भी अगर सोशोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो वो पढ़ते हैं। तो ये ईजीएस्ट पेपर है, इसलिए ये ऑफ़र किया जाता है माइनर स्टूडेंट को, जो कि अलग ब्रांच से हैं, जैसे कि MCOM, MSc और आपके दूसरे MA के जो सोशल साइंसेस में या फिर जो लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, जो कि ग्रेजुएट PG में इंग्लिश या हिंदी और सब्जेक्ट से लेके कर रहे हैं, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वली उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका पेपर कोड मेंशन है, ये आपकी बुकलेट सीरीज़ है, ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। ये सारी डिटेल्स आपको आपके OMR पे मेंशन करनी होगी। यहाँ पे आप OMR का सीरियल नंबर मेंशन कर लेंगे, जो कि OMR आपको मिलती है, उसमें बार कोड होते हैं, उसके साइड पे एक नंबर होता है, वही आपका OMR का सीरियल नंबर होता है। रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस, वही पैटर्न वही चल रहा है। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन? निम्नलिखित में से कौन सी बृहद परंपरा की विशेषता नहीं है? जब बात आती है बृहद परंपरा, दो तरीके की ट्रेडिशंस है, एक लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो जो लिटिल ट्रेडिशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी अनस्क्रिप्टेड और ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, बट जब ग्रेट ट्रेडिशन की बात आती है तो वो क्लासिकल, ऑर्गेनाइज्ड, स्क्रिप्टेड होती हैं। तो ये अनस्क्रिप्टेड जो है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये बृहद परंपरा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, ग्राम स्वराज की परिकल्पना थी। ग्राम स्वराज वॉज द विजन ऑफ। तो ग्राम स्वराज का जो विजन था वो महात्मा गांधी का था। इसका राइट आंसर होगा A। नेक्स्ट है, यजमान और कमीन शब्दों का प्रयोग किस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है? वर्ड्स यजमान एंड कमीन आर यूज्ड अंडर विच सोशल सिस्टम? तो यजमान और कमीन जो है, ये आपके जजमानी सिस्टम आपके पहले रूरल सोसाइटीज़ में होता था। इसमें एक जजमान होते थे जिनकी सेवा की जाती थी, और कमीन होता था जो सेवा करता था। जजमान में आपके बड़े बड़े जमींदार, लैंड ओनर्स और जो जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, ऐसे लोग आते थे। और कमीन वो थे जो उनके यहाँ अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे, और उस सर्विस के बदले में उन्हें या तो कोई चीज़ दे देते थे या कुछ भी गुड्स थिंग्स वो देते थे। तो सेवा के बदले में उनको कुछ ऐसा मिलता था, जैसे कि बार्बर था, वो उनको यहाँ सेवा देता था, और जो धोबी थे वो अपनी सेवा देते थे, और उसके बदले में वो उनको अनाज या थोड़ा बहुत जो भी लेना चाहते थे वो देते थे। ये था आपका जजमानी सिस्टम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च्ड। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी वो आपकी 25 दिसंबर 2000 की योजना थी, जिसमें जो गांव में सड़कें थी उनके ऊपर काम करने के लिए ये योजना बनाई गई। आप जानते हैं कि 2002 का टाइम अगर होगा तो उस समय गाँव की में सड़कों का बहुत पोजीशन ख़राब थी, तो इसलिए इस योजना ने काम किया है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुरुष की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो आपका कब आया? 1955 में आया। इसी से रिलेटेड एक और मैरिज एक्ट आता है जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट था, वो 1954 में आया था। तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट था, इसमें मिनिमम एज का क्राइटेरिया सेट किया गया था, वो था आपका 18 गर्ल्स के लिए था और 21 था बॉयज़ के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु परंपरा का अंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन? तो जब लिटिल ट्रेडिशन की बात आती है तो आपके फोक टेल है, फैबल्स है, और जो मैरिज गीत हैं, यानी कि जो विवाह गीत होते हैं, लोक कथाएँ, दंत कथाएँ, ये सब लघु परंपरा का पार्ट है।
लेकिन जब नहीं है पूछा गया है तो रामायण जो है वो लघु परंपरा का पार्ट नहीं है। रामायण अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोग उसको मान रहे हैं, पूरा हिंदुइज्म उसको फॉलो करता है, तो ये ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भूमि व्यवस्था से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लैंड मैनेजमेंट? जब लैंड मैनेजमेंट की बात आती है तो आपने रैयतवाड़ी सुना होगा, आपने रैयतवाड़ी सिस्टम सुना होगा, आपने महालवाड़ी, जमींदारी, ये तीनों सिस्टम हमारे यहाँ थे, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी सिस्टम। बट जो जागीरदारी सिस्टम है ये सिस्टम लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। सो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग जो है वो आपका प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की जगह पर बना था। योजना आयोग पहले था नीति आयोग से, जो जिसके के अंडर आपके 5 ईयर प्लान्स वगैरह रहे थे। उसके बाद जो है वो जब आपके 5 ईयर प्लान्स ख़त्म हो गए, जब 12 हो गए थे, उसके बाद ही प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग बना था, जिसके की अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो नाबार्ड है आपका ये एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिचुएटेड? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये आपका हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, किसने गांव को एक अवधारणा, एक जीवन विधि के रूप में माना है? वो कंसीडर्ड विलेज एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ वे ऑफ लाइफ। तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर है डी एन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन? जाति वर्ग और व्यवसाय पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है जी एस कुरियन। जी एस कुरियन आपके फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी जान जाते हैं। इनका पूरा नाम था गोविंद सदाशिव कुरियन। इसका डिटेल लेक्चर भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं उसे। जी एस कुरियन की और भी बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जो इन्होंने कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन लिखी है इनकी बुक है। इसके अलावा इन्होंने कास्ट पे एक और बुक लिखी है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इसके अलावा इंडियन साधुओं, महादेव खोली, इसकी सारी बुक्स हैं इनकी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण समुदायों के अध्ययन अधिकतर केंद्रित थे। बिफोर इंडिपेंडेंस स्टडीज़ ऑन विलेज कम्युनिटीज़ वर मेनली फोकस्ड ऑन। तो वो मेनली फोकस थे सोशल पर्सपेक्टिव है यानी कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन, तो ये आपका 1 अप्रैल 1951 से हुआ था। प्लानिंग कमीशन बना, उसके बाद से आपके ये 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे और टोटल ये 12 थे। नेक्स्ट है, मैक्सिमम सोशल मोबिलिटी इज़ पॉसिबल इन, तो अधिकतम सामाजिक गतिशीलता संभावित है। तो जहाँ पे जाति व्यवस्था हो, कास्ट रिडन सोसाइटी हो, वहाँ पे नहीं हो सकता हो अपना मोबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि कास्ट में इंडोगैमी और ये सब आपको फॉलो करना होता है। सामंतवादी समाज में भी जो सोसाइटी है वो 3 स्टेट ग्रुप में होती है, तो मोबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। बट जब क्लास बेस्ड सोसाइटी होती है, वर्ग आधारित समाज, तो एक इंसान मेहनत करके एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है, तो मोबिलिटी इसमें पॉसिबल है क्लास बेस्ड सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपकी स्टार्ट हुई थी ये 3rd 5 ईयर प्लान में हुई थी। आप सारे 5 ईयर प्लान्स के जो डेट वो हैं, ईयर्स हैं, वो भी लर्न कर सकते हैं कि कौन सा प्लान जो है कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, सारे प्लान्स के, और किस पे फोकस किया है ये भी, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज, आधुनिकीकरण जो है उसकी प्रक्रिया कैसी है? तो ये मल्टी डायमेंशनल है, किसी एक डायमेंशन की बात नहीं है, मल्टी डायमेंशन। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अपने अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट डिड नॉट अप्लाई द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन स्टडीज़?
तो कौन सा सोशोलॉजिस्ट जो है उसने स्ट्रक्चरल फंक्शनल नहीं यूज़ किया है, तो आपके AR देसाई जो है ये मैक्सिकन पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को फॉलो करते हैं। इसके अलावा MS श्रीनिवास, SC दुबे, TN मजुमदार ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को फॉलो किया है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशनिस्ट। तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें इंक्रीज़ इन अर्बनाइजेशन भी मिलेगा, आप इंक्रीज़ इन लिटरेसी रेट भी मिलेगा और इंक्रीज़ इन रैशनैलिटी भी मिलेगा। तो आधुनिकरण की ये सारी विशेषताएं हैं। नगरीकरण भी बढ़ेगा, साक्षरता भी बढ़ेगी और तार्किकता बढ़ेगी, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान? तो अब बात आती है सेकंड 5 ईयर प्लान की। इससे पहले हमने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो सब 5 ईयर प्लान जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इनके डेट्स भी लर्न करिए। नेक्स्ट इसमें आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, औद्योगिक विकास पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट है जाति, आयु, लिंग व्यक्ति की कौन सी परिस्थिति दर्शाती है? टू विच टाइप ऑफ स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज शोन बाय कास्ट, एज एंड जेंडर। तो अगर हम स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका अचीव्ड स्टेटस और एक होता है अस्क्राइब्ड स्टेटस, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। कास्ट, एज और जो जेंडर है ये सारा आपका प्रदत्त परिस्थिति का पार्ट है। आपको कास्ट जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे ही मिल जाती है, आपका जो जेंडर होगा वो आपका बाय बर्थ जो है वही रहेगा लास्ट तक। तो ये अस्क्राइब्ड है, जो चीज़ आपको बाय बर्थ मिलती है वो अस्क्राइब्ड स्टेटस में आती है। लेकिन जब बात आती है अचीव की, तो अचीव आप कुछ जो वो मेहनत से अचीव करते हैं, आपने पढ़ाई की, आपने कोई एक अच्छी पोजीशन ऑप्ट की, आप ऑफिसर बने, तो वो आपका अचीव्ड स्टेटस होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन बताइए। स्टेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग रूरल अर्बनाइजेशन। तो रूरल अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बन कल्चर जो है वो एक्सपेंड होगा, नगरीय संस्कृति का विस्तार होता है, नगरों में गतिशीलता की वृद्धि होती है, इंक्रीज इन मोबिलिटीज इन सिटीज़। द प्रोसेस इज फाउंड इक्वली इन ऑल सोसाइटीज़ एंड रूरल पीपल हैव मोर अर्बन इन्फ्लुएंस। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ये जो प्रक्रिया है ये सभी समाजों में समान भी नहीं हो सकती है। ये कह सकते हैं कि ये सारे ही सोसाइटीज़ में होती है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि हर जगह रूरल अर्बनाइजेशन आपको मिलेगा। बट जो इसका डी ऑप्शन है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा, तो ये डी हो सकता है। थोड़ा डाउटफुल है, श्योर नहीं हूँ मैं इस आंसर के लिए। तो रूरल अर्बन पीपल हैव मोर अर्बन इन्फ्लुएंस, ग्रामीण लोगों पर नगरीय प्रभाव जो है वो अधिक पड़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक इट्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रर्बन मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय रर्बन मिशन का शुभारंभ किया गया? तो ये जो था ये आपका छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रर्बन मिशन जो था वो छत्तीसगढ़ से शुरू किया था। नेक्स्ट है परिवार का मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक विभाजन किस आधार पर होता है? On what basis does the matriarchal and patriarchal division of family occur? तो अगर हम पैट्रियार्कल और मैट्रियार्स हिंदी वर्जन देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, इसमें ही इसका आंसर छुपा हुआ है। सत्तात्मक मतलब सत्ता के बेसिस पे विभाजन है। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी मिलती है, जो भी अथॉरिटी है वो मेन डोमिनेंस है सोसाइटी। और अगर हम ट्राइब्स में देखें और साउथ में देखें तो आपको थोड़ा सा मैट्रियार्कल मिलता है। तो अथॉरिटी के बेसिस पे होगा, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? को स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।